हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए या पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कोर्स देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया डेवलप हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी ठीक रहे, बट साथ ही साथ आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कर कर अपने करियर्स में अच्छा कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो, अपना भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसकी हमारी एनसीईआरटी की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग योग आसन्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे एंड इस पर हम लोग 2 लेक्चर्स ले चुके हैं, 2 सेशंस हम लोगों ने कर लिए हैं। उसी डिस्कशन को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे एंड जो बचे हुए आसन्स वगैरह थे जो हमारी एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। पहला आसन जो अपने को पढ़ना है इसका नाम है वक्रासन। तो वक्रासन के बारे में अब अपन लोग इसमें बातचीत करेंगे, देखते हैं सर। तो ये जो वक्रासन होता है, इसमें वक्र शब्द का मतलब होता है ट्विस्टेड, यानी कि अगर किसी चीज़ को आपने ट्विस्ट किया है, लेट्स से अगर आपने रस्सी को पकड़ के घुमाया है कहीं से बंधी हुई रस्सी को, तो अगर किसी बंधी हुई रस्सी को आप इस तरह से घुमाते चले जा रहे हैं तो उसको आप ट्विस्ट करना कहते हैं। उसी तरह से आपका ये जो आसन है इसकी जो फाइनल पोजीशन निकल कर आती है उसमें आपकी जो स्पाइन है वो ट्विस्ट होती है। तो क्योंकि ट्विस्ट होती है और ट्विस्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृत में वो वक्र है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर आसन का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है वक्रासन। अब वक्रासन में किया जाता है, सबसे पहले हम लोग वक्रासन में जो फाइनल आपकी पोजीशन वगैरह बनकर तैयार होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। देख लीजिए, ऐसे बाबा रामदेव जिस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हुए हैं ये आपकी वक्रासन की फाइनल पोजीशन है। इसमें क्या किया जाता है, एक लेग आपका एकदम स्ट्रेट रहता है, दूसरा लेग आप टर्न कर कर इस तरीके से इन्वर्टेड वी बनाते हुए ऐसे रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि आपका जो ये पैर है या फिर आपका जो फीट है वो आपके घुटने की सीध में आ जाए। इसके बाद में आपका एक हाथ जो है, ये हाथ जो है उस पैर के या उस फीट के साथ में लगा रहता है ज़मीन पर और एक हाथ जो है इस तरीके से आपको सपोर्ट देता है और आप इस तरह से जब बैठते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो एक ट्विस्टेड पोजीशन में आ जाती है, इसलिए इसको वक्रासन बोला जाता है। अब इसको देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वक्रासन करने की स्टेप में या स्टेजेस में या प्रैक्टिस करना जो है, अगर इसका अभ्यास करना है, सबसे पहले हमको बैठना पड़ेगा दंडासन में। दंडासन में किस तरह से बैठा जाता है, आप अपने हिप्स के बल पर जो है बैठे हुए हैं ज़मीन पर और आपके दोनों हाथ जो हैं साइड में ग्राउंड पर टिके हुए हैं और आपके दोनों पैर जो हैं एकदम आगे की तरफ में है, तो उसको बोला जाता है दंडासन। इसके पहले वाले सेशन में भी हम लोगों ने कईयों बार जो है इस आसन की बात कर ली थी, फोटोग्राफ्स वगैरह भी देखी थी, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को दंडासन वगैरह जो है पता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसके पहले वाला जो आपका सेशन रहा है इसका जो पार्ट 2 था उसको देखें, उसमें आपको दंडासन वगैरह के बारे में डिटेल में बताया गया। तो दंडासन में क्या किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों के सामने हूं, अब अगर मैं बैठ जाऊं ग्राउंड पर, अपने दोनों पैरों को आगे सीधा कर लूं और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में जो है अपने कमर के दोनों हिस्सों की तरफ में टिका दूं ग्राउंड पर, तो ये जो है आपका दंडासन लग गया। अब सबसे पहले आप दंडासन में बैठ गए। दंडासन में बैठने के बाद में अब आपने किया ये कि आपने अपना जो सीधा वाला पैर था उसको बेंड किया। जैसे यहाँ पे बाबा रामदेव ने अपना पैर बेंड किया है, दंडासन में बैठने के बाद में आपने जो सीधा वाला पैर था उसको बेंड किया और आपका जो राइट फुट था वो आपने लेफ्ट नी के साथ में लगा के रख दिया। आपने जो सीधा वाला पैर अगर आपने बेंड किया है और उल्टा वाला पैर आपका सीध में है, तो आपने किया क्या है, आपके सीधे वाले पैर को आपके उल्टे वाली नी के साथ में आपने सीध में जो है लगा दिया है। इसके बाद में ये जो प्रक्रिया थी आपने कर ली। इसके बाद में आप सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने के बाद में अब आपने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया है राइट हैंड साइड में। जैसे कि लेट से अगर मैं आपके सामने सीध में दंडासन में बैठा हुआ हूं तो एक अपना सीधा पैर मैंने उठा के इन्वर्टेड वी के फॉर्म में कुछ इस तरह से रख लिया कि मेरा सीधा पैर मेरे लेफ्ट वाले जो स्ट्रेट पैर है उसकी नी के साथ में जो है रखा हुआ है और एक हाथ जो है मेरा उसके पीछे रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से एक तरफ ट्विस्ट किया है। किस तरफ ट्विस्ट किया है, जिस तरफ मैंने अपना ये पैर
मोड़ा, यानी कि राइट हैंड साइड जो है मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट किया। तो एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको अपनी बॉडी जो है राइट हैंड साइड की तरफ में ट्विस्ट करनी है। उसके बाद में आपका जो लेफ्ट आर्म था, वो लेफ्ट आर्म आपका राइट वाली थाई के ऊपर से लाते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका जो ये लेग है इसके साथ सीध में रखना है, और राइट वाला आर्म जो है इस तरीके से उसको आपको जो है पीछे की तरफ में रखना है। और इस तरीके से आपको इस पोस्चर में बैठना है कि आपको अपनी स्पाइन में जो एक ट्विस्ट महसूस हो। अगर ट्विस्ट कम महसूस हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप टर्न करें, मगर मोर और लेस इतना ट्विस्ट करने के बाद में इस पोजीशन में आके यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ में सीध में देखेंगे तो आपको अपनी स्पाइन में ट्विस्ट जो है वो महसूस होगा। इस पर्टिकुलर पोस्चर में या इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो है आपको बैठना है। अब इस पूरी प्रक्रिया के वक्त में अपने को एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन है, वो एकदम इरेक्ट रहनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की आपको स्लैक या फिर लचक नहीं आनी चाहिए, एकदम इरेक्ट, एकदम उसको आप इरेक्ट रखें। इसके बाद ये जो पोस्चर है इसमें 10 से 30 सेकंड तक के करीब आप बैठें एंड नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहें। ऐसा नहीं कि अपने को सांस रोक के बैठना है, आपको नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। तो 10 से 30 सेकंड, अगर इससे ज़्यादा बैठ सकते हैं 45 सेकंड 50 सेकंड, तो अभ्यास बढ़ाने के बाद में उतना भी बैठिए, मगर 10 से 30 सेकंड के बीच में जहाँ तक भी आप बैठ सकते हैं बैठें, नॉर्मल आपकी ब्रीथिंग लेते रहें और रिलैक्स करें। उसके बाद में आपका एक्सहेलेशंस वगैरह जो है आपका, इसके बाद में आपने क्या करना है, अल्टीमेटली जब आपको फाइनली अपना नॉर्मल पोस्चर में वापस आना है तो लेट्स से आप इस तरफ ट्विस्टेड थे तो ट्विस्ट से आप वापस नॉर्मल सीधा हो जाइए। उसके बाद में अपने पैर को जो है आप इस तरह से फिर से सीधा कर लीजिए और दोनों हाथों को लाके फिर से अपने कमर के दोनों सिरों से आपका साइड में टिका दीजिए। तो ये अब ये जो आसन है आपका इस तरीके से, अब इसके बाद में अपनी सांस वगैरह छोड़कर आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक तरफ का आपका जो है वक्रासन लग गया। अब अगर आपने राइट वाला आपका जो लेग था उसको उठाकर अगर आपने राइट हैंड तरफ ट्विस्ट कर अपनी बॉडी को एक तरफ वक्रासन कराया था, तो अब आपने करना यह है कि अब आपने लेफ्ट वाला लेग उठाना है, राइट वाला लेग सीधा रखना है और सेम प्रोसीजर दोहराना है। इस बार आप इस तरफ ट्विस्ट ना कर इस तरफ ट्विस्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वक्रासन लगाया जाएगा। तो ये जो है इसकी प्रक्रिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग वक्रासन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दंडासन में बैठते हैं। दंडासन में कैसे बैठा जैसा है, जैसे अगर मैं ग्राउंड पे बैठा हूं या आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, आपके दोनों पैर जो हैं आगे सीध में हैं एंड दोनों हाथ जो हैं इस तरीके से कमर के दोनों तरफ, बुटक्स के दोनों साइड में रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका दंडासन हो गया। अब यहां पर अगर आपने सीधा पैर जो है उठाया है और उठाकर आप उसे इन्वर्टेड वी के फॉर्म में इस तरह से उठाते हैं और आपका जो लेफ्ट वाला लेग है उसकी नी के साथ में आप लगाकर ग्राउंड पे जो है रख देते हैं। इसके बाद में अब आपने किया सीधे वाला पैर अगर उठाया था तो सीधे वाली तरफ में फिर आप जो है इतना ट्विस्ट करते हैं जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट करने के बाद में आपका जो राइट हैंड है उससे आप अपनी बॉडी को पीछे की तरफ सपोर्ट देते हैं और लेफ्ट हैंड जो है वो आपके राइट वाला जो आपने पैर बेंड किया था उसके इस तरफ जो है आप लाकर रख देंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हुए आप यूं पीछे की तरफ देख रहे हैं और अपनी नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग वगैरह जो है लेते रहें। ये जो आसन है ये आपका वक्रासन कहलाता है। 10 से 30 सेकंड तक जब तक आपको ठीक लगे, जब तक आपको सही लगे तब तक आप इस पोस्चर में रहें। इससे ज़्यादा रहना चाहते हैं तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। और अल्टीमेटली फिर जब आपको नॉर्मल होना हो तो फिर सबसे पहले तो आपका ट्विस्ट जो है वो वापस लेकर आएँ नॉर्मल सीधे। जैसे अगर आप इस तरफ यूँ ट्विस्टेड हैं इस तरह से और पीछे की तरफ देख रहे हैं तो ट्विस्ट वापस लेकर आएँ, नॉर्मल यूँ हो गए। उसके बाद में जो पैर था उसको सीधा करें, नॉर्मल अपने हाथों को लाके फिर से अपना दंडासन की जो नॉर्मल आपका जो आसन है पोजीशन है उसमें वापस आ जाएं और रिलैक्स करें। उसके बाद में अब अगर आपने राइट हैंड साइड ये प्रक्रिया दोहराई थी तो अब यही प्रक्रिया आपको लेफ्ट हैंड साइड दोहरानी है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड किया तो उसके बाद में फिर राइट हैंड साइड, और इस तरीके से जितनी बार चाहें आप इस पर्टिकुलर आसन को कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप इस पर्टिकुलर आसन को लगा सकते हैं। ये जो है दंड आसन की पूरी प्रक्रिया होती है। चलें, अब दंड आसन करते वक्त में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दंड आसन जो है फिजिकल लिमिट से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना, फिजिकल लिमिट्स के अंदर रहते रहते परफॉर्म करना है। अब आपसे ट्विस्ट करने के लिए बोला गया है लेट्स से, और आपकी क्षमता सिर्फ इतना ट्विस्ट करने की है तो फिर इतना ही ट्विस्ट करिए, जितना आसन लगाते बन रहा उतना ही करिए। अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी। मगर पहले ही दिन ज़्यादा मोटिवेशन के चलते अब आपको पता है आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, सिर्फ इतना सा ट्विस्ट हो रही है और आप उसको अल्टीमेटली इतना ट्विस्ट करा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अगर इतना ट्विस्ट करने की कैपेसिटी है और इतना ज़्यादा अगर आप उसे ट्विस्ट करा रहे हैं तो इसके चलते होगा ये कि कहीं ना कहीं आपकी फिर जो बॉडी है उसमें फिर पेन वगैरह शुरू हो जाएंगे और वो कंफर्ट या फ़ायदा देने की जगह पता चला पहले दिन आपको नुकसान हो रहा है। तो जितना आपकी फिजिकल कैपेसिटी है, कि जितना आपकी फिजिकल लिमिट्स हैं उसी में आपको रहकर करना है। बिना मतलब में बॉडी के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन मत डालिएगा, उसका नुकसान ही होता है। अभ्यास बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बॉडी अपने आप अडॉप्ट करती चली जाएगी।
तो फिर आप जो है जितना चाहें उतना ज़्यादा ट्विस्ट कर पाएंगे, मगर पहले दिन दूसरे दिन अभ्यास ना होने पे जितना आपकी लिमिट नहीं है उससे ज़्यादा स्ट्रेन करने पे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला। दूसरा ये है, अगर आपको नी में पेन हो रहा है, अगर आपको हार्निया की समस्या है, या फिर अगर आपके ऑर्गन्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट का इशू चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। इन 3 परिस्थितियों में आपको इससे बचना चाहिए, नी पेन, हार्निया और ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसी कोई समस्या है देन अवॉइड करें, नहीं तो फिर ये एक अच्छा आसन है, इसकी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये है कि इसके चलते आपकी जो इस आसन में जब आप बैठते हैं तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स वगैरह हैं, आपकी जो एब्डोमेन की मसल्स वगैरह हैं, पेट वगैरह की ये पूरे पोर्शन वगैरह की, तो ये सारी मसल्स वगैरह जो हैं एब्डोमेन वगैरह की सारी अच्छे से मसाज हो जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर आपको साइटिका का इशू है, उसको मैनेज करने में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तीसरा ये है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो उसमें एक अच्छी रेमेडी है। डायबिटीज़ की अगर आपको समस्या है तो उसमें ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो फिर ना होने के चांसेस और ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं। डायबिटीज़ नहीं होगी, ये पर्टिकुलर स्थिति जो है बनी रहती है। डायबिटीज़ वगैरह जो है इससे आप बचे रह सकते हैं। बैक एज अगर आपको हो रहा है, अगर आपको पीछे की तरफ में तकलीफ हो रही है पीठ वगैरह में, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो ठीक होता है, बैक एज की समस्या वगैरह आपकी जाती है। एंड इस सबसे बड़ी बात कि आपका मन शांत होता है, आपकी दिमाग की जो है कामनेस बढ़ती है, एंड आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। आपके जो नॉर्मल आपकी ब्रीथिंग रेट है, आपका जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता चला जाता है। बॉडी ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन का इंटेक अंदर बढ़ाती है, एयर का इंटेक अंदर बढ़ाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट आसन आता है इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है जी, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, या फिर अंग्रेजी में इसको जो अर्ध मत्स्येंद्र आसना लिखा हुआ है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है इसका नाम पड़ा है एक काफ़ी मतलब आपके फेमस ऋषि रहे हैं, एक बहुत फेमस योगी रहे हैं, बड़े ग्रेट योगी रहे हैं, उनका नाम था योगी मत्स्येंद्र नाथ। उनके नाम पर जो है इस आसन का नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन पड़ा हुआ है। अब अगर इस पूरे के पूरे आसन को अगर आप लगाओगे, जिसको मत्स्येंद्र आसन बोला जाता है, उसमें अर्ध हट जाता है, फिर वो पूरा का पूरा जो आसन होता है वो मत्स्येंद्र आसन कहलाता है। वो आसन अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने कभी योगा नहीं किया है, तो फिर शुरू में उसको मास्टर करने में बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी वक्त लगता है, उसके बाद जाके आप उस आसन को ढंग से लगाने की स्थिति में पहुंचते हैं। तो वो आसन क्योंकि जनरली लोगों से होता नहीं है, इसलिए उसको मॉडिफाई किया गया, और उसको मॉडिफाई करके फिर अल्टीमेटली आपका पूरा मत्स्येंद्र आसन ना लगवा के आप लोगों से जनरली आधा मत्स्येंद्र आसन लगवाया जाता है। जो नॉर्मल आपके लोग होते हैं, जो योगी नहीं हैं, तो उनके लिए फिर जो है अब आपका जो ये मॉडिफाइड वर्जन है उसका नाम आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन पड़ गया। अब मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र जो है इज द नेम ऑफ अ हट योगी। इट इज सेड दैट ही अटेन्ड सिद्धि इन दिस आसन, सो द फुल वर्जन ऑफ दिस आसन इज नोन एज मत्स्येंद्र आसन। तो वही बात की, जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है इसका नाम एक काफ़ी ग्रेट आपके योगी रहे थे, उनके जिनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम पर पड़ा है। अब मत्स्येंद्र नाथ जो थे ये हट योग की परंपरा के आपके साधक थे। हट योग की जो आपकी परंपरा वगैरह रही है उससे ये आते थे, और उन्होंने जो है आपका अल्टीमेटली इस आसन को बनाकर तैयार किया था। तो इसका पूरा वर्जन जो है वो मत्स्येंद्र आसन कहलाता है, और इसका जो हाफ वर्जन है उसको हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। और ये जो है इसका थोड़ा सा एक इतिहास है। अब इस आसन को लगाया कैसे जाता है, तो इसके पहले जो भी हमने वक्र आसन किया कुछ हद तक उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब फाइनली आप इस आसन को लगा लेते हैं तो बॉडी जो है इस पॉस्चर में आ जाती है। अब कैसे लगाया जाता है उस पर बात करेंगे, मगर जब आप इस आसन को लगाते हैं तो बॉडी जो है ओवरऑल इस पर्टिकुलर पॉस्चर में जो है आपको देखने के लिए मिलती है। चलें आप लगाई कैसे जा। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि दंडासन की परिस्थिति में जो है, या फिर दंडासन की जो आपकी पोजीशन है उस पर ग्राउंड पे बैठते हैं। दंडासन का मतलब क्या, दोनों लेग्स अपने आगे की तरफ में हैं, अपने दोनों हाथ जो हैं साइड में आपकी कमर के दोनों तरफ या फिर दोनों हिप्स के साइड में रखे हुए हैं, और इस पर्टिकुलर और आपका जो ये रीढ़ की हड्डी एकदम सीध में है, एकदम आपका इरेक्ट है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप बैठ गए, दंडासन लगा लिया। उसके बाद में सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने आपका जो लेफ्ट वाला लेग है उसको बेंड किया है। सबसे पहले आपने लेफ्ट वाला लेग अपना बेंड किया, और लेफ्ट वाले लेग को बेंड करके उसका जो आपका ये जो हील का पोर्शन था वो राइट वाले हिप से लगाकर रख दिया। ठीक है जी, ये आपका लेफ्ट वाला लेग है, इसको आपने बेंड करके इसका जो हील है वो आपने राइट वाले हिप के साथ में टच करके लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या किया है,
प्लेस लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी एंड उसके बाद में प्लेस द राइट फुट नियर द लेफ्ट नी ऑन द ग्राउंड। इसके बाद में आपने अपना जो सीधा वाला पैर है उसको इस तरीके से इन्वर्टेड वी के फॉर्म में उठाया है और ये जो उल्टे वाले पैर की नी है उसके दूसरी तरफ आपने ग्राउंड पर जो है उसको लगा दिया। ठीक है, दो काम आपने किए हैं दोनों पैरों के साथ में। सबसे पहले क्या किया है, उल्टे वाले पैर को मोड़ा और उसकी जो हील है उसको आपने राइट वाले पैर की हिप के साथ में लगा दिया और राइट वाले पैर को इस तरीके से आपने इन्वर्टेड वी के फॉर्म में उठाया है और आपका जो ये लेफ्ट वाला पैर का नी है इसके दूसरी तरफ जो है आपने ले जाके अपने पैर को रख दिया। इसके बाद में आप ये करते हैं, प्लेस लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी एंड ग्रास्प द टो ऑफ राइट फुट विद द लेफ्ट हैंड। अब आपका जो उल्टा वाला हाथ है वो आप आपके सीधे वाले पैर की नी के ऊपर से ले जाते हुए आपका जो नीचे का हील वगैरह है पैर का या फिर आपके पैर के नीचे का जो पंजा है अपने उल्टे हाथ से आप उसे पकड़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, उल्टा वाला जो आपका हाथ है उसको आप इस तरह से सीध में लेकर गए हैं कि वो राइट वाले लेग के साथ में आपकी जो नी है उस पर टच करता हुआ जा रहा है और इस हाथ से आपने आपका जो पैर का नीचे का आपका जो सीधे वाले पैर का पंजा है आपने उसको पकड़ लिया है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या किया है, टेक राइट आर्म बिहाइंड द बैक अराउंड द वेस्ट। अब आपका जो सीधा हाथ है उसको आप इस तरीके से पीछे ले जाके अपनी कमर के दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं या दूसरे सिरे पर रखने की कोशिश करते हैं तो आपका पोस्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। टर्न योर हेड टुवर्ड्स द राइट एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड। अब इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप अपना सर मोड़ते हैं सीधे हाथ की आपका जो सर है वो आप मोड़ते हैं सीधे हाथ की तरफ में, राइट साइड आप मोड़ते हैं उसे और पीछे की तरफ में जो है आप देखने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितनी भी देर रहने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली आप नॉर्मल पोस्चर में लौट कर आते हैं और उसके बाद में यही प्रक्रिया जो है फिर आपका अपोजिट साइड के साथ में दोहराई जाती है। तो ये आसन जो है इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने दंडासन लगा लिया, दंडासन में आप बैठ गए। दंडासन का मतलब क्या, दोनों पैर आपके सीध में है और आपकी जो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम इरेक्ट है और दोनों हाथ जो है वो कमर के साइड में रखे हुए हैं। लगभग कुछ इस तरीके का जो है पोस्चर आपका बनेगा। दोनों पैर सीधे हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो इरेक्ट है, लगभग एक तरीके से 90 का एंगल जो है बन रहा है और दोनों हाथ जो है साइड में आपकी कमर के दोनों तरफ या दोनों हिप्स के दोनों साइड में आपके जो हाथ हैं रखे हुए हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने को उठाना है अपना लेफ्ट वाला लेग, उल्टे वाले पैर को, ये आपका उल्टा वाला पैर है उसे उठा के बेंड करना है। बेंड कर आपकी जो उल्टे वाले पैर की जो हील है उसको आपने राइट वाले पैर के साथ में इस तरह से टच कर दिया। सीधे वाले पैर को उठा के इन्वर्टेड वी बनाया, मगर यहाँ पर आपने उस वाले पैर को जो लेफ्ट वाले पैर की नी थी उसके दूसरी तरफ में रख दिया। अब जो उल्टे वाला हाथ था उसको इस तरह से सीध में आपने ले जाके आपका जो सीधे वाले पैर का पंजा था उसको पकड़ लिया, या फिर यूँ बोलूँ कि अपने हाथ को आप इस तरह लेकर गए कि वो आपका राइट वाले पैर की नी से टच होता हुआ या टकराता हुआ है उसके साथ में लगा नीचे तक आया और उससे आपने अपने सीधे वाले पैर के पंजे को पकड़ लिया। उसके बाद अपने सीधे हाथ को आपने टर्न करके अपने कमर के दूसरे सिरे को जो है छूने की कोशिश करी और ऑब्वियस सी बात है इस पूरी आसन को लगाने की इस प्रक्रिया में आपका शरीर जो है इस तरीके से बेंड हो गया है। अब अपने सर को पीछे की तरफ में घुमाएं और बिहाइंड में जितना आप देख सकते हैं देखें या देखने की कोशिश करें और इस पोस्चर में 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितना आपसे बैठते बने उतना देर बैठें। उसके बाद में ट्विस्ट एंड टर्न्स को हटाएं, फिर से अपना नॉर्मल जो है दंडासन में वापस आ जाएं। अब जिस तरफ आपने ये आसन किया था उसके उल्टी तरफ जो है आप इस आसन को कर सकते हैं, यानी कि पहले आपने उल्टा वाला पैर उठा के सीधे वाले आपके जो थाइज या हिप्स के नीचे रखा था, तो अब आपने सीधा वाला पैर उठाना और उसको उल्टे वाले पैर की थाइज या हिप्स के नीचे रखना है एंड बाकी फिर वही सारी की सारी प्रक्रिया बस उल्टी तरफ से या फिर दूसरे जो आपके साइड होगा आपका हैंड एंड लेग्स का उसके साथ में आपने रिपीट कर देनी है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब इसमें जो डूज एंड डोंट्स हैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला डूज एंड डोंट्स है कि आपको कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑन द हिप्स। आपको दोनों जो हिप्स हैं उसके ऊपर आपको बैलेंस बना के रखना है आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो दोनों हिप्स वगैरह के ऊपर मेंटेन रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, प्लेस द बेंड नी बिहाइंड द आर्म पिट ऑफ द अपोजिट आर्म। अब आपकी जो ये बेंडेड नी है इसको आपको अपोजिट आर्म के आर्म पिट के पीछे की तरफ में रखना है। तीसरा, अवॉइड द प्रैक्टिस इन केस ऑफ सीवियर बैक पेन, वर्टिब्रल एंड डिस्क डिसऑर्डर। अगर आपको वर्टिब्रल पेन है या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कमर में दर्द होता है या फिर अगर आपको स्लिप डिस्क वगैरह की समस्या है या उस तरीके का कोई और डिस्क डिसऑर्डर है तो ऐसी परिस्थिति में इसको ना करें। अवॉइड द जर्किंग मूवमेंट इन द ट्विस्टिंग ऑफ द बैक। अब जब आपको आपका बॉडी जो है ट्विस्ट करना है किसी एक तरफ या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, तो झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको लेकर जाने, नहीं तो पता चला कि एकदम से अगर आपने ट्विस्ट कर दिया तो उसके चलते फिर बहुत दिक्कत हो जाए। एंड लास्ट, आपको ये पूरा आसन करते वक्त आगे या पीछे की तरफ में लीन नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात
बात है, इसका ध्यान रखना है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या फायदे या क्या नुकसान होते हैं। तो बेनिफिट ये है कि इस आसन के चलते आपकी पैंक्रियाज वगैरह का स्टिमुलेशन अच्छे से होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गई, किडनीज हो गई, आपका लिवर हो गया और आपकी स्प्लीन हो गई, सब पर जो है इसका बड़ा सकारात्मक या फिर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की अगर बहुत प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो उससे आप रिलीव होते हैं। अस्थमा हो गया, इंडाइजेशन हो गया, डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी हो गई, इन सारी चीजों से जो है आपको पार पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये आपकी मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथन करता है, आपकी स्पाइन्स और आपकी बैक वगैरह जो उनको थोड़ा सा मजबूत करता है, प्लस उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। बिसाइड दिस इट करेक्ट्स स्टूपिंग शोल्डर और बेंड बैक एंड द डिफेक्टिव पोस्चर। अब अगर आपका जो शोल्डर्स हैं वो एकदम बराबरी पे नहीं है, अगर आप जब नॉर्मल खड़े होते हैं एकदम सावधान की मुद्रा में, तो पता चलता है कि आपका एक शोल्डर या तो इस तरीके से या फिर दूसरा वाला इस तरह से। अगर आपके शोल्डर स्टूपिंग है, उसमें जो है बैलेंस नहीं है, वो एकदम सेम आपका लेवल पर नहीं है, या फिर अगर आपकी बैक में जो है बेंडिंग वगैरह है, या फिर आपके पोस्चर में अगर किसी तरीके का कोई डिफेक्ट वगैरह है, तो वो सारी की सारी चीजें इससे ठीक होती है। इसके बाद में अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, तो इससे आपकी बॉडी की जो स्ट्रेचिंग हो रही है और आपके शोल्डर्स वगैरह जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपके हिप्स और नेक वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं इससे। एंड इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ है, इसको करते रहें, आपकी डायबिटीज़ वगैरह अच्छे से कंट्रोल में रहेगी, कोई दिक्कत या कोई समस्या वगैरह ज़्यादा नहीं आएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका आसन है, इसको बोला जाता है गोमुख आसन। अब गोमुख आसन में क्या होता है, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। संस्कृत में गोमुख का मतलब जो है वो होता है गाय का फेस। अगर आपका फेस जो है गाय की तरह हो गया, या पूरा बॉडी का पोस्चर जो है गाय के फेस की तरह दिख रहा है, तो उसके चलते जो है आप इसको तो उसको जो है गोमुख आसन, उसको गोमुख बोला जाता है। अब इस आसन में होता यह है कि जो लेग की पोजीशन है वो गोमुख का शेप ले लेती है। ठीक है जी, गोमुख का मतलब क्या है, जो गाय के चेहरे के जैसा दिखता है। अब गाय का चेहरा कैसा दिखता है, जरा इमेजिन करिए उस चीज को। इस आसन का नाम गोमुख आसन क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पैरों की जो पोजीशंस हैं वो एक गोमुख की तरह दिखने लगती हैं, गाय के चेहरे की तरह दिखने लगती हैं, इसलिए इसका नाम आपने उठा के गोमुख आसन जो है रख दिया है। अब कैसे लगाया जाता है, क्या किया जाता है, जरा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गोमुख आसन अब कैसे लगाया जाता है, या लग चुकने के बाद में उसका फाइनल पोस्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। अब कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, मगर फाइनल पोस्चर जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। एक और फोटोग्राफ में देख लेते हैं। गोमुख आसन जब आप लगाते हैं तो साधक आगे से कुछ इस तरीके से दिखता है और पीछे से जो है आसन कुछ इस तरीके से जो है होता है। ध्यान से देखिएगा दोनों हाथों को कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो साधक गोमुख आसन लगाने के बाद में आगे से इस तरीके से दिखता है और पीछे से जो है इस तरीके से आपको समझ में आता है। चलें अब कैसे क्या लगाया जाता है थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में बैठना है। दंडासन की पोजीशन में बैठने के बाद में फोल्ड द लेफ्ट लेग फ्रॉम द नी एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड। आपका जो उल्टा वाला पैर है उसको आपको फोल्ड करना है और ग्राउंड पर उसको प्लेस करना है ऑन द बाय द साइड ऑफ द राइट बुटक। मतलब ये कि अब आप दंडासन की पोजीशन में बैठ गए। दंडासन का मतलब क्या, दोनों हाथ आपके जो है कमर के दोनों तरफ रखे हुए हैं और आपके दोनों पैर आगे की तरफ में सीधे जो है फैले हुए हैं। आपकी स्पाइन जो है एकदम अच्छे से इरेक्ट है, एकदम आप इरेक्ट करके स्पाइन बैठे हुए हो। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने अपने एक पैर को फोल्ड किया है, उल्टे वाले पैर को फोल्ड किया है और सीधे वाले पैर को भी फोल्ड करना है। तो पहले आपने उल्टे वाले पैर को फोल्ड किया, कहाँ से, नी से, आपका जो घुटना है वहां तक आपने फोल्ड किया है और राइट वाले बुटक के साइड में आपने उसको रख दिया है। मतलब ये कि आपने एक तो आगे से पैर को मोड़ा और उसके बाद में आपने उल्टे वाले पैर को आगे से मोड़ा और उसके बाद में सीधा वाला जो आपके हिप्स हैं या फिर बुटक्स हैं उसके एक तरफ आपने ले जाके उसको रख दिया। इसी तरीके से आपने आपका जो राइट वाला पैर है उसको अपने नी से बेंड किया है और उसको आपका जो लेफ्ट वाला बुटक है उसके साइड में ले जाके आपने रख दिया। तो कुछ इस तरीके का पोस्चर आपका बनकर तैयार होगा। ये वाला पैर आपने बेंड किया और इसको आप जो है इस तरफ ले जाके रखें इस वाले बुटक के साइड में, और ये वाला पैर आपने बेंड किया है तो इसको आप ले जाके रखें इस वाले बुटक के साइड में। इस तरीके से जो है आपने इन दोनों पैरों को अपना इस तरीके से रख दिया है। उसके बाद में अब आपने क्या किया है, दोनों हाथों को आपने उठाया है। पहले आपने लेफ्ट आर्म उठाया है और उसको आपने एल्बो से मोड़ करके पीछे की तरफ आप लेकर गए हैं। रेज द लेफ्ट आर्म, बेंड इट एट द एल्बो एंड टेक इट बिलो द शोल्डर टुवर्ड्स द बैक। अब आपने उल्टा वाला हाथ उठाया है, उसको बेंड किया है और पीछे की तरफ आप अपने शोल्डर से जो है उसको पीछे की तरफ में लेकर जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने अपना राइट वाला आर्म उठाया है, उसको अपने एल्बो से बेंड किया है और अपनी कमर के पीछे से जो है अपना जो बैक वगैरह है उसके पीछे से आप अपने हाथ को लेकर जा रहे हैं। कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी। इसको आप आगे से उठा के लेकर जा रहे हैं, इसको आप पीछे से उठाकर लेकर
लेकर जा रहे हैं, दोनों हाथों को फिर पीछे ले जाकर आप एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक कर देंगे। इन दोनों हाथों को फिर आप एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स बिहाइंड द बैक। अब बैक के पीछे आपने दोनों हाथों की फिंगर्स वगैरह को इंटरलॉक कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया के वक्त में आपका जो सर है वो एकदम स्ट्रेट रहना है, ठीक है जी, आपका सर एकदम स्ट्रेट रहना है। एंड ये इस पर्टिकुलर पोजीशन में आने के बाद में आप आगे की तरफ में आप देखते रहिए, आप आगे की तरफ में लगातार गेज करते रहिए। एंड आपकी ब्रीथिंग वगैरह जो है एकदम नॉर्मल रखनी है। इसमें ब्रीथिंग वगैरह में ना आपको इस तरीके का डिस्टर्बेंस करना है कि बहुत तेज तेज सांसें लेने लगे, ना ये करना है कि आपको सांसें रोकनी है। आप एकदम नॉर्मल अपना ब्रीथ वगैरह जो है कंटिन्यू करें। इस पोजीशन में फिर आप मेंटेन रखें अपने आप को जितना वक्त तक आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप अपने ओरिजिनल पोस्चर में जो है लौट कर आ जाएं। पहले सबसे पहले अपने हाथों की इंटरलॉकिंग खोलें, उसके बाद दोनों जो आपके पैर वगैरह थे उनकी बेंडिंग वगैरह हटाएं, फिर से दंडासन में आ जाएं। उसके बाद में या तो उसी में रहें रिलैक्स करने के लिए, या फिर आप अपना नॉर्मल पोस्चर वगैरह, या आपका कोई और अगर आप रेस्ट पोजीशन में आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिपीट द सेम बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लेग्स एंड द हैंड्स। अब यही चीज आप जो है फिर से रिपीट कर सकते हैं अपने लेग्स और हैंड्स की पोजीशंस वगैरह को चेंज करके। इस बार आपका हाथ जो है उल्टा, आपका सीधा हाथ उठा के इस तरफ लेकर जाइए, उल्टा वाले हाथ को पीछे से लेकर जाइए और उसके बाद करिए। और ये पोस्चर जो है आप जितनी देर तक आप कर सकते हैं उसको रिपीट करिए, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका जो पोस्चर कहलाता है, ये आपका गोमुख आसन कहलाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। दंडासन में बैठ गए, उल्टा पैर उठाया, नी से आपने फोल्ड किया, फोल्ड करके राइट वाला बुटक जो था उसके आप साइड में ले जाके रख देते हैं। राइट वाला पैर उठाया आपने, उसको बेंड किया, उसके बाद में आप उसको अपने लेफ्ट वाले बुटक के साइड में ले जाके रख देते हैं। कुछ इस तरीके का पोस्चर बनता है। इसमें ज्यादा क्लियर समझ में ना आ रहा हो तो इसमें देखिए, कुछ इस तरीके का पोस्चर बनता है। ये पैर यहाँ से बेंड होके इस तरफ रखा हुआ है, और ये वाला पैर जो है नीचे से जा रहा है, इस तरफ बेंड होके इस तरफ रखा हुआ है। ये जो पोस्चर है आपका बनकर तैयार हो गया। इसके बाद में आपने अपने हाथ वगैरह उठाया, हाथों ये आपका आपने हाथ वगैरह उठाया। सबसे पहले लेफ्ट आर्म उठा के आप अपने शोल्डर के पीछे से इस तरह लेकर चले गए, राइट आर्म पीछे आपका जो बैक है उसके पीछे से लेकर गए और पीछे ले जाके दोनों हाथों को आपने इंटरलॉक कर दिया। इंटरलॉकिंग के बाद में कुछ इस तरीके का पोस्चर जो है निकल कर आता है। तो आदमी जब गोमुख आसन लगाता है आगे से कुछ इस तरह से देखने में आपको समझ में आता है साधक का, और साधक पीछे से कुछ जो है इस तरीके से आपके इंटरलॉकिंग होने के बाद में दिखता है, ठीक है जी। अब इस पोजीशन में रहते हुए अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग आपने मेंटेन रखनी है जब तक आप कर सकें। जितना देर तक आप नॉर्मल ब्रीथिंग मेंटेन करके रख सकें तब तक करें। उसके बाद में अपनी नॉर्मल पोस्चर में आप लौट कर आ जाएं। पूरी प्रक्रिया में आपका सर जो है स्ट्रेट रखना है और एकदम आपको आगे की तरफ में देखना है। इसमें कोई आप जो है कॉम्प्रोमाइज ना करें। एंड पोजीशंस वगैरह चेंज करके दोनों हाथों की भी जो है इस प्रक्रिया को रिपीट किया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया करते वक्त के जो डूज एंड डोंट्स हैं, सबसे पहले तो अपनी हील्स पर बैठने से बचें। बैठना आपको अपने दोनों हिप्स पर ही है, आपका पूरा का पूरा वेट वगैरह जो है हिप्स पर ही आना चाहिए। आपकी हील्स पर आपको बैठने से बचना है, जहां तक हो सके अवॉइड करना है, पहली चीज। दूसरा, अवॉइड द प्रैक्टिस इन केस ऑफ शोल्डर, नेक एंड नी पेन। अगर आपके कंधों में दर्द है, अगर गर्दन में दर्द है, या फिर अगर आपकी नीज में पेन हो रहा है, तब फिर आप इस प्रैक्टिस को ना करें, तब आप इस अभ्यास को ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपनी नेक को फाइनल पोजीशन में एकदम स्ट्रेट रखना है। एंड द अबो एल्बो शुड बी क्लोज टू द ईयर। अब आपका वो वाला हाथ या फिर वो वाला एल्बो जो आप इस तरह से उठा के पीछे की तरफ में लेकर जा रहे हो, वो आपके कान के ज्यादा क्लोज होना चाहिए, वो आपके कान के ज्यादा करीब होना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रैक्टिस वगैरह आप करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे तो एकदम से नहीं होगा, मगर अगर लगातार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अच्छे से आसन लगा पा रहे हैं, तो इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये आपके मसल्स वगैरह जो है मसल्स वगैरह जो है बैक के और बाइसेप्स के, उनको जो है स्ट्रेंथन करता है। दूसरा ये कि ये आपका जो हिप्स में पेन है उसको और आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज वगैरह है उनको रिमूव करता है। इसके अलावा ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आर्थराइटिस हो गया या फिर ड्राई पाइल्स वगैरह हो गया, उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद में ये फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है लंग्स वगैरह की, और आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस वगैरह से जो है काफी ज्यादा निजात मिलता है, काफी ज्यादा बचे रह सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आसन आता है इसका नाम है मकरासन। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे कि मकरासन क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, देखते हैं। तो मकरासन में जो ये शब्द आपका मकर आता है, मकर का मतलब क्या होता है? संस्कृत में मकर जो है वो क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। मकर का मतलब क्या होता है? क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ के लिए इस्तेमाल आप जो है संस्कृत में शब्द करते हैं वो मकर होता है। अब क्योंकि इस आसन में जब आप फाइनल पोस्चर लगा लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एक
क्रोकोडाइल को रिजेंबल करती है, इसलिए आपका जो ये आसन का नाम पड़ गया है वो मकरासन पड़ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल आसन है, बड़ा रिलैक्सिंग आसन है, मगर मकरासन बोलने के पीछे की वजह क्या है, फाइनल जो आपकी बॉडी का आपका जो शेप या फिर स्ट्रक्चर है वो एक मगरमच्छ या फिर एक क्रोकोडाइल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम आपने मकरासन रखा हुआ है। चले, अब इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले तो आप जो है अपने एब्डोमेन के बल, अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। ठीक है जी, प्रोन लाइंग पोजीशन विद आर्म्स बिसाइड योर बॉडी। आप अपने पेट के बल जो है आप जमीन पर लेटे हुए हैं और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके बॉडी के दोनों तरफ इस तरीके से लगे हुए हैं। स्प्रेड द लेग्स लिटिल अपार्ट, अपने पैरों को थोड़ा सा जो है आप अपार्ट करें, 1-2 फीट के आसपास उसमें डिस्टेंस रखें और थोड़ा सा अपने पैर खोलें। प्लेस देम कंफर्टेबली ऑन द ग्राउंड इन सच अ पोजीशन दैट द हील्स फेस ईच अदर एंड टोज पॉइंट आउटवर्ड्स। मतलब यह है कि आपने अपने पैर, आप जो है अपने पेट के बल लेट गए हैं, पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को जो है साइड में रखा हुआ है। अब अपने पैरों को आपने मोड़ना है कुछ इस तरीके से कि आपके जो दोनों हील्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएं, आपके पैरों के दोनों के जो तलवे हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएं एंड आपके जो पैर हैं वो बाहर की तरफ निकलते हुए हों। जैसे इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर जो है आपके हील्स वगैरह एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और आपके पैर जो है इस तरह से बाहर को निकलते हुए हो गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको जो है अपनी कंडीशन बनानी है। आपके पैरों की बात कर रहा हूँ, तलवे वगैरह जो आपके जो हील्स हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से यहाँ से फेस कर रहे हैं और बाहर की तरफ में जो है आपका आउटवर्ड पोजीशन में निकलते हुए दिख रहे हो। जैसे यहाँ पर ये जो साधक हैं इनके दोनों पैर आपके एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फोल्ड द आर्म्स एट एल्बोज, प्लेस पाम ऑन द पाम्स विद द हेड स्लैश फेस रिलैक्सिंग ऑन द पाम्स। अब क्या करना है, अब अपने दोनों हाथों को अपने एल्बो से बेंड करना है और उसके बाद में अपने हाथों, अपने जो पाम्स वगैरह हैं, अपने जो हाथ हैं उनकी मदद से अपने सर को इस तरीके से आपको सपोर्ट करना है और अपने बॉडी का जो ये वाला पोर्शन है इसको ऊपर की तरफ में उठाना है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अब आप स्लोली क्लोज आइज एंड रिलैक्स। अब इस पोजीशन में आने के बाद में आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बस इसी पोजीशन में रहें, नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग वगैरह करते रहें एंड रिमेन इन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। जब तक आपका मन कर रहा है, जब तक आप कंफर्टेबल हैं और बहुत कंफर्टेबल लगता भी है इसमें, तो आप इस पोजीशन में अपना तब तक बैठ सकते हैं। तो ये जो है आपका मकरासन हो जाएगा। इसमें क्या क्या किया जा रहा है, आप अपने पेट के बल जो है लेटे हुए हैं, दोनों हाथ जो हैं आपकी बॉडी के दोनों साइड में हैं। उसके बाद में आपने अपने पैरों को क्या किया है, इस तरीके से खोला है कि आपके दोनों जो आपके फीट्स वगैरह हैं, आपके दोनों जो आपके हील्स हैं वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और आपके जो दोनों आपके पैर हैं वो आउटवर्ड प्रोजेक्शन में है, दोनों पैर आपके बाहर की तरफ निकल रहे हैं और आपके जो फीट्स हैं या फिर आपके जो हील्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसके बाद में अपनी बॉडी के अपर पोर्शन को उठाया, दोनों हाथों से उठाया, किस तरीके से अपने चेहरे को सपोर्ट किया, अपने फेस को सपोर्ट किया, आंखें बंद करी, सांसें वगैरह लेना जारी रखी और रिलैक्स पोजीशन में आप आ गए। जब तक रहना चाहें इस पर्टिकुलर पोजीशन में रह सकते हैं, कंफर्टेबल है, काफ़ी आप सुकून महसूस करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्चर में जब आप मेंटेन रखते हैं अपने आप को। तो इसके बाद में प्लेस बोथ फीट्स अपार्ट एंड कीप द हील्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों जो पैर हैं इनको आपने खोल के रखना है, दोनों पैरों को जो है खोल के रखना है और हील्स एक दूसरे की तरफ रखनी है, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को फेस करती हुई रखनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मकरासन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। एंड अगर आपको हार्ट का इशू है, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो फिर आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, अस्थमा हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, या वात के अगर आपको कोई डिसीजेस वगैरह हैं तो उन सारे प्रॉब्लम्स वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। रिलैक्स अगर होना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, बिस्तर पे लेटे लेटे भी जो है इस आसन को लगाया जा सकता है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल फटीग वगैरह अगर हो रहा है, थका कर आए कहीं से एकदम काफ़ी आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होना चाह रही है, तो उसके लिए फिर बिस्तर पे लेट कर भी आप चाहो तो ये आसन लगा सकते हो इस तरीके से आपका। एंड इसके अलावा एंजाइटी वगैरह अगर हो रही है तो एंजाइटी खत्म होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे आपको मकरासन में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भुजंग आसन। अब भुजंग आसन जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्या होता है, क्या इसके फायदे वगैरह हैं, कैसे क्या लगाया जाता है वगैरह वगैरह, देखते हैं सर। भुजंग आसन में जो भुजंग शब्द है इसका क्या मतलब होता है। भुजंग आसन में भुजंग शब्द जो है इसका मतलब होता है कोबरा। ठीक है जी, सांप की बात नहीं हो रही है, कोबरा की बात हो रही है। तो भुजंग आसन में भुजंग शब्द जो है वो कोबरा के लिए इस्तेमाल हुआ है। फाइनल पोजीशन जो इस आसन में बनती है वो एक कोबरा के शेप को रिजेंबल करती है, और क्योंकि ये कोबरा के शेप को रिजेंबल करती है इसलिए इसको हम लोग जो है भुजंग आसन नाम दिए हैं या इसको भुजंग आसन बोला जाता है।
अब प्रैक्टिस कैसे होती है? सबसे पहले तो आपको ये शुरू करने के लिए प्रोन पोजीशन में लेटना होता है। प्रोन पोजीशन का मतलब होता है आप नॉर्मल लेटे हुए हो जमीन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जिसमें आपका जो पेट है या फिर जो आपकी छाती है वो जमीन से लगी हुई है और पीठ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब यहां पर आपने करना यह है ज्वाइन, पहले तो आप प्रोन पोजीशन में लेट गए, यानी कि ऐसी पोजीशन में लेटे हुए हो जिसमें आपका जो सीना है, आपकी छाती जो है, आपका जो पेट वगैरह है वो ग्राउंड से टकरा रहा है और आपकी जो पीठ है वो ग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन में। पहले तो इस पोजीशन में आ गए। उसके बाद में ज्वाइन द फीट एंड बेंड द आर्म्स एट द एल्बो। आपने दोनों पैरों को जो है जोड़ दिया है, आपने दोनों जो लेग्स वगैरह है उनको इस तरह से जोड़ दिया है और उसके बाद में आपने आर्म्स वगैरह को एल्बो से बेंड करना शुरू किया। प्लेस द पाम नियर द चेस्ट ऑन द फ्लोर। और उसके बाद में आपने दोनों अपने जो हाथ हैं उनको आप इस तरह से रखते हैं अपने कंधों के सीध में या कंधों के थोड़ा सा आगे, एंड उसके बाद में अपने बॉडी के ऊपर आपका जो पोर्शन वगैरह है, ये जो आपका ट्रंक वाला पोर्शन है या फिर जो आपका टॉर्सो का पोर्शन वगैरह, इसको आप ऊपर की तरफ उठाना शुरू करते हैं, ठीक है जी। स्लोली रेज द हेड, नेक एंड शोल्डर्स, रेज द ट्रंक अप टू द नेवल। नेवल के ऊपर तक का जो आपका हिस्सा है इसको फिर आप धीरे 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 ऊपर की तरफ में उठाना शुरू करते हैं अपने हाथों को ग्राउंड पे रखने के बाद में। अब फाइनली आपका जो है अल्टीमेटली ये वाला पोस्चर अपना बनकर तैयार होता है। जमीन पे लेट गए, जमीन पे लेटने के बाद में अपने पैरों को अच्छे से सीध में जोड़ लिया, हाथों को आगे की तरफ लाए, शोल्डर्स की सीध में थोड़ा सा आगे, और उसके बाद में अपने बॉडी को थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ में उठाया और अल्टीमेटली ये जो पोस्चर है ये आपने मेंटेन किया, या ये जो पोस्चर है वो आपने बनाकर तैयार किया है। अब ये जो आसन है इसमें आप जब तक रहना चाहें तब तक रहें, ठीक है जी। और उसके बाद अल्टीमेटली फिर आप जब नॉर्मल होना चाहते हैं तो इस आसन में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो जितनी देर आप रहना चाहें रहें, आंखें बंद कर कर सांसें लेते रहें, रिलैक्स करते रहें। तो ये जो पोस्चर है तब तक मेंटेन कर सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल हों इसमें। और जब आपको लगे कि अब हो गया तो उसके बाद में अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए पहले बॉडी को नीचे की तरफ लाएं, उसके बाद हाथों को फिर पीछे की तरफ ले जाएं और एकदम आपकी जो प्रोन पोजीशन थी उसी पोजीशन में लौट कर आ जाए। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपने को प्रोन पोजीशन में लाई करना है जिसमें सीना, पेट, आपकी छाती वगैरह जो है वो ग्राउंड से लगी हो और पीठ वगैरह जो है उठी हो। इसके बाद में क्या करना है, दोनों हाथों को कंधों के थोड़ा सा आगे ले जाके रखना है, एल्बो बेंड करते हुए आपको जो आपका जो ये अपर पोर्शन है, नेवल के ऊपर तक का जो इलाका है, आपका ट्रंक वगैरह है, इसको आपको ऊपर की तरफ में उठाना है। एंड इस तरीके से आपको ये पोस्चर वगैरह जो है मेंटेन करके रखना है, ठीक। अब ये पोस्चर तब तक मेंटेन करिए जब तक आप मेंटेन कर सकते हैं, जब तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है। सांसें लेते रहें, आंखें वगैरह बंद करके इसमें रिलैक्स करना चाहें रिलैक्स करें। एंड अल्टीमेटली फिर जो है जब आपको वापस लौटना हो तो फिर आप नॉर्मल फिर से अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए सांसें छोड़ते हुए आके फिर से आपका प्रोन पोजीशन में लौट आए, फिर से अपना सीने और छाती के बल जैसे लेटे हुए थे शुरू में उसी तरीके से लेट जाएं। अब डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स में पहला है कि कीप द एल्बोज पैरेलल टू ईच अदर एंड पॉइंटेड अपवर्ड्स। तो पहली चीज ये कि आपके जो दोनों एल्बोज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहें और ऊपर की तरफ में वो पॉइंटेड रहें। नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी चलती रहनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की कोई कमी वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर हार्निया की समस्या है या एब्डोमिनल में कुछ इंजुरीज वगैरह है, एब्डोमिन में कोई चोट वगैरह लगी हुई है, कोई और समस्या है, तो फिर इस पर्टिकुलर आसन को ना करें तो बेटर रहेगा, इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड नेवल के नीचे का जो पोर्शन है, यानी कि आपके ये पर्टिकुलर जो आपकी कमर वगैरह है, आपका जो पेट का आगे का पोर्शन है, लोअर बॉडी वगैरह का, इसके नीचे का पोर्शन जो है आपको ऊपर नहीं उठाना है। जब आप इस तरीके से ऊपर उठ के पोस्चर बनाते हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि आपकी ये वाला सिर्फ इतना जो पोर्शन है, इसके नीचे का कोई भी बॉडी पार्ट जो ऊपर की तरफ ना उठे, सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है आपको उठाकर मेंटेन रखना है इस पर्टिकुलर पोस्चर में। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। एंड डू नॉट स्ट्रेथन योर एल्बोज एंड मूव स्लोली। एकदम से आपकी जो एल्बोज हैं एकदम उनको स्ट्रेट भी नहीं कर देना है, एकदम से एकदम आपने एकदम सख्ती के साथ में रिजिडली उनको स्ट्रेट अप कर दिया है, प्लस बहुत तेज कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, स्लोली इसको अपना इस पर्टिकुलर आसन को करना है। फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होता है, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर आपके मील्स के बाद में फ्लैटुलेंस वगैरह अगर हो रहा है तो उसको रिमूव करने में मदद करता है। मतलब खाना खाने के बाद में अगर गैस बनने लगती है तो उससे जो है आपको रिलीफ मिलती है, आप उससे जल्दी जो है मुक्त हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम वगैरह चली जाती है। इसके अलावा अगर आपकी स्लिप डिस्क वगैरह की समस्या है तो वो रिलोकेट हो जाती है फिर से। अगर आपकी कमर में पीछे की तरफ में दर्द है तो वो चला जाता है, और स्पाइन जो है वो आपकी बढ़िया
बढ़िया सफल रहती है और हेल्दी रहती है, इफेक्टिवली अच्छा काम करती है। इसके बाद इट टोन्स द ओवेरीज एंड यूटेरस एंड हेल्प्स एलिविएट मेंस्ट्रुअल एंड अदर गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह। तो आपकी ओवेरीज और यूटेरस वगैरह जो हैं वो ठीक रहती हैं, टोन रहती हैं। एंड इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। अगर गायनाकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसके लिए आपको बार बार गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, गायनी के पास आप बार बार जा रहे हो, तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। ठीक है जी। लंग कैपेसिटी वगैरह जो है इसको इंप्रूव करने में मदद करता है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका आसन, इसको बोलते हैं शलभ आसन। शलभ आसन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। शलभ आसन में जो शलभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शलभ का मतलब होता है लोकस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में आम भाषा में टिड्डी बोलते हैं। तो शलभ आसन में जो शलभ शब्द है इसका मतलब होता है लोकस, आम भाषा में से बोला जाता है टिड्डी। और क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन में या इस पर्टिकुलर आसन में जो फाइनल पोजीशन है उसमें आपकी बॉडी जो है वो एक टिड्डी को रिजेंबल करती है, एक लोकस को रिजेंबल करती हुई समझ में आती है, इसलिए इसका नाम जो है लोकस्ट के बेस आपका जो इसका जो नाम है, क्योंकि संस्कृत में जो है लोकस्ट के लिए, टिड्डी के लिए शलभ आसन, शलभ यूज किया गया है, तो शलभ से आपका शलभ आसन जो है वर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब क्या किया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो देखते हैं, मगर अल्टीमेटली फाइनल पोस्चर कुछ इस तरीके से जो है बनता है अपना, इसको शलभ आसन बोलते हैं। चले देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी हमको प्रोन पोजीशन में लाई करना है। ठीक है जी। शलभ आसन लगाने के लिए भी सबसे पहले आपको प्रोन पोजीशन में लाई करना है। आपको अपने छाती या अपने पेट के बल जो है ज़मीन पर लेटना है। आपकी पीठ उसके ज़मीन के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके बाद में आप अपने दोनों जो हाथों के पाम्स हैं उनको थाई के साइड में आप इस तरह से ग्राउंड पर रखें एंड इनको डाउनवर्ड प्रेस करें। अब आपके जो पैर हैं दोनों की आप हील्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ दें एंड इसके बाद में फिर आप जो है इस चीज़ को ऊपर, आपके जो पैर वगैरह इनको ऊपर की तरफ में आप लिफ्ट करना शुरू करें। ठीक, जितना ऊपर आप अपने पैरों को लिफ्ट कर लेकर जा सकते हैं लिफ्ट करें और वहां पर उस पर्टिकुलर पोस्चर को आप मेंटेन करने की कोशिश करें। अब ये जो पर्टिकुलर आपका ये पोस्चर है, इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको रहना है। बिगिनर्स क्या है, जनरली अपना बैलेंस वगैरह बना नहीं पाते, इसलिए आपको जब एकदम आप शुरुआती वक्त में होते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप ये वाला पोस्चर जो है मेंटेन करें। एनसीईआरटी में भी यहीं तक जिक्र दिया गया है। मगर जब अल्टीमेटली ये बैलेंस वगैरह बनने लगता है, इस पोस्चर में आप अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद में आप अपने जिस तरह से पैर उठाएं उसी तरह से दोनों हाथों को भी उठाते हैं और हाथों को उठा के पीछे की तरफ में लेकर जाके इस तरीके से इंटरलॉक किया जाता है और इस पोस्चर में रहते हैं। अब ये जो है पूरी तरीके से आप संपूर्ण या फिर पूर्ण शलभ आसन जो है इसमें आ गए हैं, या इस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है आप अभी इस पर्टिकुलर आसन में जो है आप हैं अभी। तो इस आप इस पर्टिकुलर आसन में जितनी देर आपसे रहते बन सकता है रहें, उसके बाद में फिर आप नॉर्मल लौट कर आ जाएं और मकरासन वगैरह में चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं, चाहे तो अपना नॉर्मल प्रोन पोजीशन में फिर से लौट कर आ सकते हैं। इस तरीके से जो है ये आसन लगाया जाता है। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस करते वक्त आपकी जो चिन है वो ग्राउंड से लगी रहनी चाहिए। यहाँ पर जब अल्टीमेटली आप इंटरलॉकिंग वगैरह करेंगे तब आप अपने सर को इस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। जब तक आप अपने हाथों की इंटरलॉकिंग पीछे की तरफ में नहीं कर रहे हैं तब तक आपकी चिन जो है वो ग्राउंड से लगी रहनी है। मगर जब आप अभ्यास इतना बढ़ा लेते हैं कि अल्टीमेटली आप बिना हाथों को रखे बैलेंस रख सकते हैं और हाथों को पीछे इंटरलॉक करते हैं, तब अपनी चिन वगैरह को आप ऊपर की तरफ में उठा सकते हैं। तब तक अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। तब तक आपने को इस बात का ध्यान रखना है कि चिन आपका ग्राउंड से लगा रहना चाहिए। लिफ्ट द लेग्स एज हाई एज पॉसिबल वाइल इनहेलिंग। अब जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ में उठा रहे हैं तब इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप सांसें लगातार लेते रहें, आप इनहेल करते रहें, आपका इनहेलेशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, आप लगातार सांसें लेते रहें। एंड जब आप अपने पैरों को वापस नीचे लेकर आएंगे तब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सांसें छोड़नी है, आपको एक्सहेल करना है, आपको इनहेल नहीं करना है। एंड उसके बाद हाथों को फिर से यहीं पे इसी पोजीशन में लेकर आ जाएं और उसके बाद मकरासन वगैरह जो है उसको मेंटेन रखें। तो ये जो है आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है। लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन, सीने के बल अपना जमीन पर लेटे रहें, सीधे या पेट के बल में लेटे रहें। प्लेस द पाम्स बिलो द थाइज, पैरों आपके जो हाथों के पाम्स हैं, हथेलियां हैं, इनको थाइज के साइड में इस तरीके से रखें जैसे यहाँ पे रखी हुई हैं साधक ने। इसके बाद में अपने पैरों की हील्स को ज्वाइन करें, चिन को ग्राउंड से लगा कर रखें और उसके बाद में अपने पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ में उठाएं। मगर याद रखिएगा जितना ऊपर उठाते जा रहे हैं साथ ही साथ में सांसें लेते चले जाइएगा। जब अपने पैरों को वापस आप नीचे की तरफ में लेकर आएंगे तब आपको सांसें छोड़नी है, एक्सहेल करना है। दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए और वापस आपका चाहे तो
वक्रासन वगैरह में आप रिलैक्स कर सकते हैं। जब अच्छा खासा अभ्यास हो जाए तब फिर आप अल्टीमेटली अपनी चिन को उठा के अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए इस पोजीशन में भी जो है आ सकते हैं। अब पूरी तरीके से एक लोकस्ट की तरह, एक टिड्डी की तरह या फिर एक शलभ की तरह आप दिखने लगते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये फायदेमंद होता है। अब डूज एंड डोंट्स वगैरह क्या है इसके, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने लेग्स वगैरह को स्लोली उठाना है, झटके से नहीं उठाना है, एकदम से झटका नहीं लगना चाहिए। बिना जर्क के जो है अपने दोनों लेग्स वगैरह को आप उठा के ऊपर की तरफ में लाएंगे। इसके बाद में टेक द सपोर्ट ऑफ हैंड्स टू रेज द लेग्स। अब पहले जब आप करते हो तो नहीं होती है वो चीज़, एकदम से आपके पैर उठते नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्चर में, तो हाथों की मदद से, हाथों का सपोर्ट लेकर भी जो है आप अपने दोनों लेग्स वगैरह को उठा सकते हैं। चिन को ग्राउंड से लगा के ही रखना है। चिन को जब तक आप पीछे की तरफ हाथ इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तब तक ना उठाइएगा। उसके बाद में कीप द नी स्ट्रेट इन द फाइनल पोजीशन। जब फाइनल आपकी पोजीशन बनती है तब आपकी नीज को स्ट्रेट रखें, नीज की बेंडिंग वगैरह को अवॉइड करें। एंड डिस्टेंसेस, आपका जो दोनों नीज वगैरह है उनके बीच में आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, जहां तक है दोनों को इंटरलॉक नहीं होने देना, दोनों आपके नीज वगैरह को टच नहीं होने देना है। बेंडिंग ऑफ एल्बोज अवॉइड करिए, जितना हो सके अपनी एल्बोज की बेंडिंग को अवॉइड करें। एंड जितनी आपकी फिजिकल कैपेसिटी है, जितना आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, सिर्फ उतना ही परफॉर्म करें, उससे आगे इसको ना लेकर जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी। और धीरे धीरे अभ्यास के साथ में फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ाते चले जाएं। तो शलभ आसन जो है अब इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपका जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये उसको स्टिमुलेट करता है। पर्टिकुलरली आपका जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट ये डालता है। इसके बाद में आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की अच्छी खासी मसाज कर देता है। लोअर बैक के लिए या लोअर बैक में अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है तो उससे निजात पाने के लिए अच्छा, और स्लिप डिस्क वगैरह की समस्या जो है उसमें काफी ज्यादा आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या है तो उससे फायदा होता है, और डाइजेशन वगैरह जो इंप्रूव करता है। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, लगभग जितने अपन ने अभी तक आसन पढ़े हैं मैक्सिमम आसन जो इस तरीके के हो रहे हैं जिसके कारण पेट का कुछ ना कुछ जो है फायदा होता है, पेट पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। कहीं ना कहीं उसमें एक बात अपने को समझ में आ रही है कि हर चीज में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की अगर समस्या है तो उससे आपको निजात मिल रही है। फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि पेट के ऊपर जो है योग के आसनों में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि पेट जो है अगर आपका ठीक रहेगा तो सारा आपका शरीर 90-95% तक ठीक ही रहता है। पेट अगर ठीक नहीं रहता तो फिर वो सारी समस्याओं की जड़ बन जाता है, उसमें जो इश्यूज़ होते हैं फिर वो दूसरे इश्यूज़ वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो एक कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, डाइजेशन वगैरह आपका ठीक करेगा। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ाता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ में लेकर जाता है। ये ज़्यादा बढ़िया अच्छी बात है कि आपका अपर बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा बढ़िया होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगला जो आसन आता है उसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे, देखते हैं सर। पवन मुक्त आसन में जो पवन शब्द है इसका मतलब होता है विंड, एंड मुक्त का मतलब होता है रिलीज्ड। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस आसन की आप जब लगातार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो इसके चलते होता यह है कि आपके सिस्टम या फिर आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव गैस वगैरह बन रही होती है वो आपके सिस्टम से रिलीज होना शुरू हो जाती है, और आपको एक्सेसिव गैस वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब अगर ये आसन आप एक लेग की मदद से या फिर सिर्फ एक आपके पैर की मदद से अगर परफॉर्म करते हो तो उसको एक पद पवन मुक्त आसन बोला जाता है, और जब आप नॉर्मली जैसे दोनों पैरों की मदद से करते हो तो फिर आप इसको द्विपद नहीं बोला जाता, उस कंडीशन में इसको पवन मुक्त आसन ही बोला जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब इसकी प्रैक्टिस वगैरह यह है कि आप एक तो अपना पीठ के बल जो है जमीन पर लेट जाइए। पीठ के बल जमीन पर लेटने के बाद में आप अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करिए। लिफ्ट करने के बाद में आपको उन दोनों पैरों को बेंड करना है नीज वगैरह से, और उसको फिर आगे लाकर आपको उनको जो है छाती से या सीने से लगाना है, और आपका जो मुंह है या फिर आपकी जो चिन है उसको अपने घुटनों से टच करना है। इतना करने के बाद अपने दोनों हाथों से आपको जो है आपकी जो नीज वगैरह के ऊपर से इंसर्कल कर कर दोनों पैरों को पकड़ लेना है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पोस्चर में अब आप जितनी देर तक बने रह सकते हैं उतनी देर तक बने रहना है, और ये जो पोस्चर है वो कहलाता है आपका पवन मुक्त आसन। इसको एक बार फिर से देख लें। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, अपने पीठ के बल पे जमीन पर लेट जाना है। पीठ के बल पर जमीन पर लेट जाने के बाद में अपने पैरों को उठाना है। उठाने के बाद में आपका नीज वगैरह से बेंड करना है, और बेंड करते हुए इस तरह से आगे लाके सीने से लगा देना है। सीने से लगाने के बाद में अपना जो सर है उसको आपको ऊपर की तरफ
तरफ में उठाना है और ऊपर की तरफ में उठा के आपका जो सर है, आपका जो चिन वगैरह है, फिर आपका जो होंठ है, फिर आपका जो चेहरा वगैरह है, इसको आपको लाके अपने घुटनों से टकराना है, फिर इसको लाके आपको घुटनों से टच करना है। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को जो है आगे की तरफ में इस तरीके से जोड़ना है और आपके जो लेग्स वगैरह इनको इंसर्कल करना है। नीचे से आप अपने आपको जो बैक पोर्शन उसको उठा के इस पर्टिकुलर पोस्चर में आप जितनी देर रह सकें उतना देर इस पर्टिकुलर पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। ठीक है जी, जैसे यहां पर इन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्चर को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, इस तरीके से आप इस पोस्चर को मेंटेन रखें। अब यहां पर अगर एक बात देखिए, अभ्यास की उतनी थोड़ी सी कमी है, तो अभी इनका जो आपका जो फेस वगैरह है, फिर आपकी जो चिन वगैरह है, वो भी घुटनों से टकरा नहीं पा रही है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे ठीक होता चला जाता है। अब एकदम से आप अगर शुरू करेंगे तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपके हो सकता है पैर भी जुड़ के आपके सीने तक आ जाए, उसमें भी शायद दिक्कत आएगी क्योंकि फैट वगैरह काफी है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज होती चली जाती है, मगर अब शुरू में अगर जैसे ना हो तो फिर इससे आपको हितोत्साहित नहीं होना है, आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉडी में लचीलापन आता चला जाता है और उसी के साथ साथ आप इसको करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये चिन टच नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी अभ्यास में और ज़रूरत है, अभ्यास और ज़्यादा बढ़ाना है। बाबा रामदेव तो खैर क्योंकि योगी हैं तो उनको अल्टीमेटली वो करने में दिक्कत नहीं आती है, तो वो जो है इस पर्टिकुलर आसन को ज़्यादा इफेक्टिवली ज़्यादा अच्छे से लगा पा रहे हैं। ये जो है आपका पवन मुक्त आसन होता है। अब इसमें क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो नीज है इनको आपको चेस्ट पर प्रेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नीज है इनको आपको प्रेस के ऊपर, आपको इनको चेस्ट के ऊपर प्रेस करना है। इसके अलावा आपकी जो टोज है, आपके जो दोनों घुटने हैं, इसमें ये नहीं होना, आपका जो टोज वगैरह हैं, घुटने वगैरह हैं दोनों, ये सारे के सारे आपके रिलैक्स होने चाहिए। ठीक है जी, आपकी नीज वगैरह यानी आपके घुटने भी अभी आपके एकदम रिलैक्स होने चाहिए, आपके टोज यानी आपके नीचे के पैर वगैरह भी जो है एकदम रिलैक्स वगैरह होने चाहिए। और इस पर्टिकुलर पॉस्चर में आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे, ना आपके टोज में ना आपकी नीज में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस होना चाहिए जब आप इस आसन को लगा रहे होंगे। जहां तक हो सके अपना जो मिड टॉर्सो है, आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली इस पर्टिकुलर पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाने से बचें, इसको ऊपर नहीं उठने देना है, इसको लिफ्ट नहीं होने देना है। फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अभी कही थी कि फिजिकल लिमिट्स में परफॉर्म करना है। पहले दिन से आप उम्मीद करो कि आप एकदम अच्छे से इस आसन को लगा ले जाओगे, वो होगा नहीं, इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और शरीर भी थोड़ा सा जो है एडजस्ट अकॉर्डिंगली करता है। तो पहले ना हो एकदम से पूरा परफेक्टली, तो इससे हितोत्साहित नहीं होना, जितना करते बन रहा है उतना करें। उसके बाद में फिर ये होगा कि अपने फिजिकल लिमिट्स में आप जितनी देर परफॉर्म कर सकें उतनी देर करें। हो सकता है आप इसको करके 4 से 5 सेकंड से ज्यादा पकड़ के ना रख पाए, शुरू में 2 सेकंड 3 सेकंड कर पाए, उतना ही करिए। करते 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 फिर अभ्यास बढ़ाइए, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जितना फिर जो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है आपको, तो फिर ऐसी कंडीशन में इसकी प्रैक्टिस से बचें तो ज्यादा बेटर रहेगा, उस कंडीशन में इसकी प्रैक्टिस वगैरह ना करें। अब ये जो बेनिफिट्स की बात आ जाती है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो जैसे नाम से ही समझ में आता है कि आपकी जितना भी एब्डोमेन में टॉक्सिक गैसेस वगैरह बन रही हैं, वो सारी की सारी गैसेस वगैरह के रिलीज होने में, एलिमिनेट होने में और बनने का जो इतना ज्यादा गैस वगैरह बनती है उससे बचने में जो है आपको मदद मिलती है, वो सारी की सारी चीजें रुक जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या इससे बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है एंड हैवीनेस वगैरह जो आपको स्टमक में लगती है वो चीज जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैट जो आपके एब्डोमिनल एरियाज वगैरह में है वो डिसॉल्व होने लगता है और साथ ही साथ एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस भी करता है, फिर वहां पे फैट उतना आता भी नहीं है। इसके अलावा आपकी स्पाइन जो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, प्लस ये ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है इसको बढ़ाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं जिसके चलते इस आसन की अच्छे से प्रैक्टिस करने के आपको काफी सारे एडवांटेजेस या काफी सारे फायदे देखने के लिए मिलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने योग आसन्स वगैरह का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया एंड जो कुछ नए आसन्स वगैरह थे वो हम लोगों ने देखे। ये अब इसके बाद में भी कुछ आसन्स वगैरह बचे हुए हैं तो उसको हम लोग इसके बाद वाले सेशन में कवर करेंगे एंड उसी के साथ में ये जो योग आसन वगैरह देखने का जो हमारा पूरा ये जो टॉपिक चल रहा है ये सारा का सारा टॉपिक खत्म होगा, मगर वो बातचीत या फिर वो जो लास्ट पुश है वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है जो आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जो मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था, उसमें अब हम लोग कभी
ये नहीं बोलते कि आपको हमसे कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा और उसके लिए इतनी इतनी फीस देनी पड़ेगी। उस पर फिर अगर आप किसी तरीके का कोई कूपन कोड लगा देते हैं तो वो फीस कम हो जाएगी, तो फिर आपको सिर्फ इतने इतने में वो जो है कोर्स वगैरह एक्सेस करने को मिल जाएगा। हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि आप हमारा सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कंटेंट है इसको आप 3 मोड से या 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, दूसरा आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ आप इसको हमारा ऐप डाउनलोड कर उसकी मदद से भी जो है देख सकते हैं। तो जो भी मोड आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर आएंगे किसी भी मोड वगैरह से आप इसको एक्सेस करते हैं, अपने फ़ोन पर इसको चलाते हैं, अपने टैबलेट पर चलाते हैं, अपने लैपटॉप पर चलाते हैं, या किसी और इक्विपमेंट या डिवाइस पर अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं, तो जब आप यहाँ पर आते हैं तब आपको सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सिर्फ आपका स्कूल एजुकेशन का ही कंटेंट नहीं मिलता, वो तो आपको मिलता ही मिलता है। सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में वो कंटेंट तो आपको मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपके जो वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं उनका भी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वेरियस अदर एग्जामिनेशंस हैं, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, सीयूईटी हो गया, आईआईटी जेईई, नीट, ये इसके अलावा आपके जो बैंकिंग के, रेलवे के, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेएआईबी और सीएआईबी, जो भी इस तरीके के एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, इन सबका जो कंटेंट वगैरह है एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो जितना हो सके इससे उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके इससे उतना ज़्यादा जो है फ़ायदा लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशंस को एज दें, जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान का संचय करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। इसके अलावा कोई और अगर क्यूरीज वगैरह हैं आप लोगों के मन में तो आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक का जो पेज है उस पर जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे, दूसरी जगहों पर जो हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं, इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट है वहाँ पर जाकर जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने क्यूरीज वगैरह भेज सकते हैं। कोई और अगर आपका सजेशन है तो वो आप हमको बता सकते हैं कि अगर कोई और चीज़ आप चाहते हैं कंटेंट वगैरह में तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर माध्यम का फ़ायदा उठाएं। ज्ञान शेयर करने की जो एक अलग हमने जगाई है, चलाई है, इसमें आप भी अपना भागीदारी दें, दूसरों तक इसको पहुंचाएं, खुद का भी बेनिफिट करें एंड सफलता के पथ पर आगे चलते रहें। सो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।